नमस्कार दोस्तों, डिकोड आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल निरोधक अधिनियम के विषय में गहन रूप से बातचीत करेंगे। यह कानून आजकल महाराष्ट्र में चल रही पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर अत्यधिक सुर्खियों में है। इस कानून को समझने के लिए हमें सबसे पहले 1985 में हुए 52वें संविधान संशोधन के बारे में अध्ययन करना होगा। इस संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, जिसके तहत राजनीतिक लाभ और पद की लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार दिया जा सके, जिससे राजनीतिक स्थिरता बनी रहे तथा संसद की मर्यादा बनी रहे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस अधिनियम की या इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसमें कुछ कारण प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं। सबसे पहला मुख्य कारण था सामूहिक जनादेश की अनदेखी। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जनता से मत मांगने जाता है तो जनता सामान्यतः मत उस प्रत्याशी को न देकर उसकी पार्टी को देती है, और जब वही जनप्रतिनिधि सत्ता में आने के पश्चात अपने क्षेत्र के जनमत का अपमान करके दूसरी दल को में ज्वाइन कर लेता है, तो इस तरह से जनता के मत का अनादर होता है। लेकिन इसका एक अन्य पक्ष यह भी है कि कभी कभी हो सकता है कि मंत्री या जनप्रतिनिधि अपनी जनता की भलाई के लिए ही पार्टी में दल बदल करना चाहता हो। दूसरी मुख्य आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि आया राम और गया राम की प्रकृति से बचा जा सके, यानी कि अधिक धन की लालच या किसी प्रकार के पद की लालच में कई जनप्रतिनिधि सामान्यतः अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कानून से राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है तथा इसे रोकने के लिए इस कानून का निर्माण किया गया। लेन देन और सौदेबाजी तथा ऐसे जनप्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने हेतु जिससे उनके मन में एक भय बैठे कि ऐसा करने से उनका पद व उनका रुतबा भी जा सकता है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने हेतु, ताकि वे ऐसा करने से पूर्व कई बार गंभीरता से विचार करें। जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित किए जाने के आधार। इस कानून के तहत जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित किए जाने के आधार निम्नलिखित हैं। यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है, यानी अगर कोई सदस्य किसी दल से निर्वाचित होकर आता है तथा वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है, तो वह इस कानून के अंतर्गत आ जाएगा और उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यदि कोई निर्दलीय सदस्य जो कि निर्वाचित हो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यानी कि यह कानून निर्दलीय सदस्यों पर भी लागू होता है जो किसी दल से चुन के नहीं आते, वह जीतने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं। यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत में वोट दिया जाता है, तो भी वह सदस्य इस कानून के अंतर्गत आता है, जिससे क्रॉस वोटिंग की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि सदन में पार्टी किसी विषय पर हाँ के पक्ष में वोट किया है, तो वह सदस्य उसी पक्ष में पार्टी के विपरीत जाके ना में वोट करे। इससे वह अपने पार्टी का अनादर करता हुआ पाया जाता है, तो इसके तहत उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यदि कोई सदस्य स्वयं वोटिंग से अलग रखता है,
इसका मतलब यह है कि यदि कोई सदस्य वोटिंग में भाग न ले तो भी वह इस कानून के अंतर्गत आता है। 6 माह की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी वह इस कानून के अंतर्गत आता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा चुने गए मनोनीत सदस्य यदि अपने चुनाव के पश्चात या मनोनयन के पश्चात 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो वे इस कानून से बाहर होंगे। लेकिन यदि वे 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी दल में सम्मिलित होते हैं तो वे इस कानून के अंतर्गत आएंगे और उनका पद छीना जा सकता है। दल परिवर्तन से उत्पन्न सभी प्रश्नों के संबंध में निर्णय सदन के अध्यक्ष द्वारा लिए जाएंगे। प्रारंभ में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था, परंतु कीतो होलोहन मामले में, जो कि 1993 में हुआ, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। यानी अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं है, अतः इसका रिव्यू या पुनर्विलोकन किया जा सकता है और यह कार्य सुप्रीम कोर्ट करता है। दल बदल अधिनियम के कुछ अपवाद भी हैं, चलिए हम इन्हें देख लेते हैं। जब सदन का कोई सदस्य स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है और जब वह पद छोड़ता है तो फिर से पार्टी में शामिल हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस पद का या उस व्यक्ति को दल बदल निरोध अधिनियम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। यानी कि यदि कोई सदस्य पार्टी का स्पीकर पद पे चुने जाने के बाद पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है और जब वह पद से हट जाता है तो फिर से पार्टी ज्वाइन कर सकता है, वो इस कानून के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि किसी पार्टी के 1/3 विधायकों ने विलय के पक्ष में मतदान किया हो तो पार्टी का विलय किया जा सकता है। ऐसा नियम पहले था, परंतु 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा 3 को समाप्त कर दिया गया, जिसमें उपरोक्त प्रावधान था। अब यह संख्या पार्टी के कुल सदस्यों की 2/3 सदस्य हो गई है। यानी कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अपने दल से इस्तीफ़ा दे दें और किसी अन्य दल में विलय हो जाएं तो वो दल बदल अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते। अधिनियम के लाभ। दल बदल निरोध अधिनियम के या दल बदल के कुछ लाभ भी हैं। जनादेश, जनता के मत का सम्मान बना रहता है। यानी कि जनता ने जिस पार्टी को मत दिया है उस पार्टी के साथ जनादेश का सम्मान बना रहता है। यानी कि यदि जनता ने किसी पार्टी को वोट दिया है तो दल बदल की प्रवृत्ति पर विराम या रोक हेतु आवश्यक। इससे जनप्रतिनिधियों पर एक मानसिक दबाव बनता है कि यदि वे अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात करेंगे तो उनका पद भी जा सकता है। राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता आती है। राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार कम करता है। संसदीय प्रणाली में अनुशासन व सुशासन सुनिश्चित करने में भी सहायक है। आइए इस अधिनियम के दोष देखते हैं। सदन के सदस्य की व्यक्तिगत मत की अनदेखी होती है और पार्टी राज को बढ़ावा देता है। इसका अर्थ यह है कि यदि सदन के सदस्य किसी पार्टी के फैसले से सहमत नहीं है फिर भी उसे पार्टी के पक्ष में ही वोट देना होता है, भले ही पार्टी वहाँ पर गलत ही क्यों ना हो। इससे पार्टी राज को बढ़ावा मिलता है। छिटपुट दल परिवर्तन पर रोक लगाकर बड़े पैमाने पर होने वाले दल परिवर्तन को मान्यता प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि पहले जो 1/3 सदस्य की संख्या थी अब वह बड़े पैमाने पर 2/3 सदस्य तय कर दी गई है। इससे जो पहले छिटपुट परिवर्तन पर रोक लगाकर बड़े पैमाने पर दल में होने वाले परिवर्तन को मान्यता मिल गई है। यानी कि अब बड़े पैमाने पर लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं।
विधानमंडल के बाहर किए गए कार्यकलाप इस अधिनियम के दायरे के बाहर होगा। निर्दलीय व मनोनीत सदस्यों में भेदभाव। निर्दलीय व मनोनीत सदस्यों में भेदभाव को इस प्रकार समझा जा सकता है कि मनोनीत सदस्यों को 6 माह के भीतर किसी भी दल को ज्वाइन करने की छूट है, परंतु निर्दलीय सदस्यों को यह छूट नहीं है। तो यह एक भेदभाव हो गया दोनों में। अध्यक्ष पर निर्णय करने की निर्भरता की आलोचना। अध्यक्ष पर निर्णय करने की निर्भरता की आलोचना को हम निम्न समितियों के विचार से समझ सकते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति। वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था कि दल बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा तय किया जाना चाहिए। कि 170वीं रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि चुनाव से पूर्व 2 या 2 से अधिक पार्टियां यदि गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती हैं तो दल बदल विरोधी प्रावधानों में उस गठबंधन को एक पार्टी के तौर पर ही माना जाएगा। राजनीतिक पार्टियों को व्हिप यानी कि दल बदल के पक्ष में वोट ना देने या किसी भी पक्ष को वोट ना देने की स्थिति में आयोग के घोषित करने का आदेश केवल तभी जारी किया जाना चाहिए जब सरकार खतरे में हो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने लगभग पूर्ण रूप से दल बदल निरोधक अधिनियम को आपको पढ़ाया है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।